नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उत्तराखंड एलटी गणित की हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी गणित की, जिसमें अभी तक हमने दोस्तों आपसे 29 क्लासेस दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई हैं। आज है दोस्तों पार्ट नंबर 30 हमारा चल रहा है दोस्तों 3 डायमेंशन। ये दोस्तों अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत एक टॉपिक है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियो के बारे में। तो इस सीरीज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और अपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी, हमारा दोस्तों उत्तराखंड एलटी गणित के नाम से एक विशेष बैच दोस्तों चल रहा है। जिनको लाइव क्लासेस चाहिए डेली, जिनको रेगुलर क्लासेस चाहिए, उनके लिए दोस्तों विशेष बैच चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैथ्स एंड फिजिक्स मिल जाएंगी, 250 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है पूरे पूरे 1 साल के लिए दोस्तों। यहाँ पर इसकी फ़ीस सामने लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों हमारे अन्य कोर्स हैं जिनको भी दोस्तों आप परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप कांटेक्ट करके इस कोर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। 3 डायमेंशन से पहले दोस्तों हमने पढ़ा था 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हमने दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भैया हमारे पास जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं दोस्तों। ये आपकी दोस्तों एक तरह से रेक्टेंगुलर एक्सिस होती है जो कि आपकी इंटरसेक्ट करती हैं आपकी ओ पॉइंट पे, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये एक तरह का एक्स वाई प्लेन है। अब जो एक्स वाई प्लेन में देखिए, जो एक्स ओ एक्स डैश है, वाई ओ वाई डैश है दोस्तों, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो कि एक्चुअली इसको 4 कंपोनेंट में डिवाइड करती है, जिसको कि हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट्स बोलते थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, संपूर्ण स्पेस आ जाएगा। अब स्पेस में दोस्तों अगर क्या है कि आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और दोस्तों यहाँ पर एक जेड एक्सिस आ जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दोस्तों आपके यहाँ पर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और इसी तरह से जेड एक्स प्लेन, यानी कि 3 दोस्तों आपके क्या आ जाएंगे, प्लेन आ जाएंगे। ओके, ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है। अभी जो प्लेन आ गए, अब इस प्लेन में भी दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आपकी मान लेते हैं ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। इसी तरह से दोस्तों आपकी क्या हो सकती है, एक्स ओ एक्स डैश हो सकती है, वाई ओ वाई डैश हो सकती है, जेड ओ जेड डैश। ठीक है ना। इसी तरह से आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो सकती है, जो कि दोस्तों एक्चुअली इसको 8 कम सब कंपोनेंट में दोस्तों क्या करती है, डिवाइड करती है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे वहां पर क्वाड्रेंट चलता था, यहाँ पर आपका क्या चलेगा, ऑक्टेंट चलेगा। ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर आप किसी भी पॉइंट्स की दोस्तों अगर आप 3 डायमेंशन स्पेस में अगर आप पोजीशन जानना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको कोरिलेट करके चलूंगा भैया एक्स वाई प्लेन से। जैसे प्लेन में अगर मैं देखता था कि भैया अगर कोई पॉइंट पी है तो उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कोमा वाई होते, तो इसका सिंपल सा मतलब होता था कि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस है वो वाई है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसकी दोस्तों आपकी क्या होती थी, एक्स हुआ करती थी। ओके। या फिर सिंपली आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका एक्स है, और इसी तरह से ये जो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है का जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों आपका क्या है, वाई है। तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या कहलाते थे, एक्स और वाई कहलाते थे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके। अब यहाँ पर भी दोस्तों आपका यही कॉन्सेप्ट आपने लगना है। देखिए मान लेते हैं ये आपका कोई पॉइंट पी है स्पेस में, और ये आपकी दोस्तों क्या लिखी हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है ना। तो आप दोस्तों इसको इसी तरह से डिफाइन करेंगे कि भैया इसके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जैसे मान लेते हैं यहाँ का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो उसकी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस, और इसी तरह से ये दोस्तों आपकी क्या होगी, वाई एक्सिस में डिस्टेंस होगी, और ये आपकी दोस्तों क्या होगी, जेड एक्सिस में डिस्टेंस होगी। इसको दोस्तों हमने इस तरह से डिफाइन करना है। ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये होगा वाई और ये होगा जेड। अगर हम इसको बेटर वे में डिफाइन करना चाहे तो उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, कि सिंपली दोस्तों अगर मैं बात करूंगा दोस्तों ये नीचे वाले प्लेन की, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक्स और वाई। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। देखिए आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। ठीक है ना। ये डिस्टेंस आपकी क्या है, जेड। अगर ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा तो जेड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन में पहुंच जाए तो उसका जो जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। ठीक है। आपने इस तरह से समझना है। सिमिलरली दोस्तों अगर आप देखें कि ये वाला जो प्लेन क्या है दोस्तों, ये है वाई जेड प्लेन। ये वाला जो प्लेन है ये आपका क्या है, वाई जेड प्लेन है। अब इस पॉइंट पी की वाई जेड प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको दोस्तों हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको दोस्तों हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्स है तो ये भी आपका क्या होगा, एक्स होगा। इसको समझने वाली बात है। तो कोई पॉइंट पी है तो उसकी आपकी वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। सिमिलरली अगर मैं
इस पॉइंट P को अगर मैं YZ प्लेन में पहुंचा दूं तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, 0, y, z से दिखाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और भी सोचने वाली बात है कि ये जो YZ प्लेन है तो दोस्तों इसमें आपको पता है कि भैया x वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो इसको हम x बराबर 0 से भी शो कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि भैया YZ प्लेन है तो वो क्या होता है, x बराबर 0। अगर मैं ऐसे ही एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो इसमें जेड वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहीं आ गया। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पहुंच गया तो जेड वाला पार्ट 0 हो गया, जेड वाला पार्ट 0 हो गया, तो इसको आप जेड बराबर 0 से भी शो कर सकते हो। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, जेड बराबर 0 भी होती है। ओके, इस तरह से दोस्तों आपने समझना है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट की मैं आपको दिखाऊं, ये दोस्तों आपका कौन सा प्लेन है, ये जो प्लेन है अगर आप देखें तो ये z है और ये आपका x है, तो ये दोस्तों आपका xz प्लेन है। xz प्लेन से इस पॉइंट की अगर आप डिस्टेंस देखें तो कितनी आती है, y आती है। इस डिस्टेंस को दोस्तों y बोला जाता है, तो ये भी आपका क्या है, y है। ओके, तो अब अगर ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि इसका जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम x जीरो जेड से यहाँ के कोऑर्डिनेट को हम शो करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस प्लेन को दोस्तों हम y बराबर 0 से भी शो कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये तो बात आई दोस्तों प्लेन में पहुंचने की। अब हो सकता है ये जो पॉइंट है ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही पहुंच जाए। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये यहाँ पहुंच जाएगा। अगर ये यहाँ पहुंच जाएगा तो दोस्तों इसकी एक्स डिस्टेंस तो रहेगी, लेकिन जो y वाला कोऑर्डिनेट और z वाला कोऑर्डिनेट है दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर ये जो पॉइंट P है, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही पहुंच जाता है तो इसका x y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें y 0 है, z 0 है, समझ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि x एक्सिस की 3 डायमेंशन में इक्वेशन क्या होगी, तो x एक्सिस की 3 डायमेंशन में इक्वेशन कैसे कर सकते हो, y बराबर 0 एंड z बराबर 0 से भी आप इसको शो कर सकते हैं। सिमिलरली पॉइंट अगर मान लेते हैं y एक्सिस में पहुंच गया तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, 0, y, 0 से इसके कोऑर्डिनेट को शो किया जाएगा 3 डायमेंशन में। तो इसकी जो इक्वेशन है x बराबर 0 और z बराबर 0 भी हो सकती है, एंड लगेगा, दोनों से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई पॉइंट अगर वो z एक्सिस में पहुंच जाए तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, z से रिप्रेजेंट, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो x बराबर 0 और y बराबर 0 से दोस्तों क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। कहने का मतलब ये है कि जो दो प्लेन है, आप इसे समझिए कि मैं हमने बोला था कि x बराबर 0 इज नथिंग बट अ वाई जेड प्लेन, और अगर मैं कहता हूं y बराबर 0 तो y बराबर 0 इज नथिंग बट अ जेड एक्स प्लेन। इसका मतलब ये है कि जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो बीच में आपकी क्या बनती है दोस्तों, लाइन बनती है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपने बुक के पन्ने देखे होंगे। ये देखिए, ये आपके दो प्लेन है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। तो जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो बीच में कॉमन क्या बनती है, लाइन बनती है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि एक प्लेन ये है, ठीक है, इसको हमने बोला क्योंकि ये आपका वाई एक्स प्लेन है तो ये z बराबर 0 का प्लेन है, और एक प्लेन आपका ये है, आप देख सकते हैं ये दूसरा प्लेन। ये दूसरा प्लेन कौन सा है, अगर आप देखें तो ये आपका एक्स जेड प्लेन। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक्स जेड प्लेन को हम किससे दिखाएंगे दोस्तों, y बराबर 0। तो y बराबर 0 प्लेन और z बराबर 0 प्लेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन से दोस्तों आपकी क्या बनेगी, एक्स एक्सिस बनेगी, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में अगर स्ट्रेट लाइन को शो किया जाता है तो उसको हम दो प्लेन की इक्वेशन से भी कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये चीजें दोस्तों आपको समझने की बात है। बस इतने में ही आपकी क्या है, पूरी की पूरी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आपकी टिकी हुई है। बस आपने क्या करना है, कोरिलेट करते हुए चलना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं कहता हूं भाई p के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है, तो p का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो p जो है एक्स डिस्टेंस पर है वाई जेड प्लेन से, यानी कि जो आपका वाई जेड प्लेन है उससे इसकी डिस्टेंस x है। और अगर मैं एक्स वाई प्लेन से बात करूं तो इसकी डिस्टेंस है z, और अगर इसकी मैं जेड वाई प्लेन से बात करूं तो उसकी इसकी जो सॉरी जेड वाई नहीं, मतलब कि आपकी जो एक्स जेड प्लेन से मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितनी है, एक्स के बराबर है, ठीक है ना, वाई के बराबर है। ये आपकी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, वाई के बराबर होगी, ठीक है। आप जैसे समय पर अपने रूम पे है तो रूम के अगर आप कॉर्नर पे देखो तो आपको इस तरह का फिगर दिखाई देगा। अगर आप रूम में देखेंगे तो आपकी दीवारें इस तरह से होंगी। इस कॉर्नर पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस समय पर आप दोस्तों अगर मैं इसको x मानूं, y मानूं, अगर z मानूं, ये इसको अगर मैं z मानूं, तो दोस्तों अगर आप इस रूम में यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप अभी कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और अगर आप अपने लेफ्ट साइड की दीवार को देखोगे तो ये आपकी क्या होगी, जेड एक्स प्लेन होगी। इधर को अगर आप इधर वाली दीवार की ओर को देखेंगे तो ये आपकी क्या होगी, वाई जेड प्लेन होगी। अगर आप छत की बात करेंगे तो छत आपकी कौन से प्लेन पे आएगी, ये भी आपकी एक्स वाई प्लेन पर आएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर आप जमीन में बैठे हुए हैं तो, ठीक है। अगर आप हवा में होंगे तो इसका मतलब ये है
कि आपकी जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप ऊपर हैं तो जमीन से जितनी आपकी डिस्टेंस होगी वो आपकी ये कहलाएगी जेड कहलाएगी। समझो इस चीज को। अगर आप यहाँ ये अगर आप अपने लेफ्ट साइड की अगर दीवार की ओर को देखते हैं तो लेफ्ट साइड आपका अगर जेड एक्स प्लेन है तो वो डिस्टेंस क्या होगी, वाई से रिप्रेजेंट होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। और एक ऐसी अगर आप वाई जेड की बात करें तो यहाँ से आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स से रिप्रेजेंट होगी। तो इतना आपने समझना है। सो ये आपकी क्या होती है, थ्री डायमेंशन को आप इस तरह से कोरिलेट करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बीच में दोस्तों जहां पर ये कोऑर्डिनेट आपस में इंटरसेक्ट, मतलब कि जो आपकी जो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहां पर वे इंटरसेक्ट करती हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं, 0 0 0 से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी मान लेते हैं आपकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई और जेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों क्या करती हैं, एक्स ओ एक्स डैश से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई ओ वाई डैश एंड जेड ओ जेड डैश। यानी कि जो तीन ये जो प्लेन है इस पूरे स्पेस को दोस्तों ये क्या करती हैं, 8 कंपोनेंट में डिवाइड करती हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं। तो ऑक्टेंट दोस्तों कैसे कैसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि ओ एक्स वाई जेड। नाउ हियर एक्स वाई जेड तीनों की तीनों एक्स वाई जेड है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, प्लस 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 हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही जो अगला होगा वो होगा ओ एक्स डैश वाई जेड। तो एक्स डैश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस। ऐसे ही ओ एक्स वाई डैश, यानी कि एक्स पॉजिटिव होगा, वाई वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि दोस्तों हमने क्वाड्रेंट के टाइम पे पढ़ा था कि अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है तो ये प्लस प्लस होता है। ये एक्स डैश है, ये वाई है तो ये माइनस प्लस होता है। ये एक्स डैश है, वाई डैश है तो दोनों के दोनों माइनस होते हैं। यहाँ पर एक्स है और ये वाई डैश है तो ये प्लस माइनस होता है। तो इसी तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये ऑक्टेंट के साइन को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहां पर तक तो मेरे हिसाब से कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसी चीज को दोस्तों मैंने यहाँ पर थ्योरी में पूरा का पूरा लिखा है कि अगर कोई पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में डिफाइन करता है तो उसका जो जेड कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ये आपकी थ्योरी यहाँ पर लिखी गई है, तो आप इसको दोस्तों यहाँ पर से समझ सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास स्पेस में दो पॉइंट है पी और क्यू, और मान लेते हैं एक के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसी तरह से कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होती है दोस्तों सिंपली रिप्रेजेंट होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसको दोस्तों हमने वेक्टर की फॉर्म में बहुत आसानी से समझ लिया था, तो इसको बार बार प्रूफ कराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालें, तो सिंपली आप क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे 2 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 36, यानी कि दोस्तों 7 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए पुरानी चीजें हैं उन्हीं को हम कोरिलेट करते हुए चल रहे हैं और कुछ नया इसमें नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला जैसे कि हमने पढ़ा था कि भैया हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हुआ करते थे, x1 y1 और q आपका क्या होता था, x2 y2 होता था। इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसको तीसरा कोई कोऑर्डिनेट क्या करता था, m रेशियो n में डिवाइड करता था, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो उसके फॉर्मूला हमने पढ़े थे। अब यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, एक्सटेंशन हो जाएगा z1 का, यहाँ पर हो जाएगा z2। तो अब m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है या m1 रेशियो m2 पे अगर वो डिवाइड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला दोस्तों आप इस तरह से निकाल सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 और ऐसे ही दोस्तों m2 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। मतलब कि आपका एक तीसरा कोऑर्डिनेट भी दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि भैया m1 रेशियो m2 अगर 1 रेशियो 1 है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट हो जाएगा। मिडिल पॉइंट के केस में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, z1 प्लस z2 बट्टे 2 के बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों कि जो आपका पीजीटी केवीएस का जो पेपर आएगा उसमें आपका 3D से संबंधित आपके डेफिनेटली वहां पर क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेट लाइन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, प्लेन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अभी हमने किए थे। उन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली वहां पर करके आना, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आप करोगे ज्यादातर लोग नहीं कर पाते उन क्वेश्चंस को, लेकिन आप करोगे तो आपको डेफिनेटली वहां पर क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ज्यादातर लोग कर लेते हैं, लिमिट्स के क्वेश्चन भी लोग कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कहाँ पर वो दिक्कत आती है उनको, जहां पर 3D के क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपके 2D के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर दोस्तों ज्यादातर दिक्कत आती है, वेक्टर से क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ टॉपिक है मैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं, जहां पर आप इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाए। ठीक है। इसी के बाद दोस्तों ये होता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में जैसे मैंने आपको बताया था बीच में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह का तो हम
टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द पॉइंट इन रेशियो इंटरनली एक्सटर्नली। बहुत आसान है। अब आप इसको देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए आपके पास है x1 y1 z1 x2 y2 z2 इस तरह से दिया हुआ है। 2:3 पे है, ये आपका 2:3 पे आपका डिवाइड है। 3 का मल्टीप्लाई से होगा, 2 का मल्टीप्लाई से होगा, बस सिंपली ये याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। तो भाई सिंपली ये बताओ x1, अगर मैं x इंटरनली की बात करूंगा तो भाई इंटरनली का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पर साफ साफ है m1 x2, ठीक है। मतलब कि आप इसको सिंपली ऐसे याद कर सकते हो भैया, कितना m1 x2, मतलब इसका मल्टीप्लाई होना है इससे, तो 2 गुणा हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणा 2 बट्टे 2 प्लस 3। ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल लोगे। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बट्टे 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 हो गया आपका 5, 8 और 6 14 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर लोगे, बाकी कोऑर्डिनेट्स को भी इस तरह से निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी को बताओ, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपके y भी निकालोगे तो y का क्या हो जाएगा, देखिए 2 को गुणा करना है 3 से, 2 3 हो गया 6, और ऐसे ही माइनस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, यानी कि 6 में से 3 गया 3, 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों आप z निकालना चाहोगे तो फिर से आप क्या करोगे, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, बट्टे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला कई बार बता दिया है, 2 दूनी 4, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि कितना हो गया भैया, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, बीच में आपका क्या आ जाना है, माइनस आ जाना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन में बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप उसको दोस्तों क्या करेंगे, निकाल लेंगे। खुद आप इसको निकालेंगे, जितना भी वैल्यू आएगी आप मुझे खुद देख लेना, ठीक है। कितनी आती है वैल्यू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी, एक्स बराबर आती है -2, वाई बराबर आएगी -9 और जेड बराबर आएगी 8। सो आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला बात आती है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल है, इसके अगर कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो इसके जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं दोस्तों, जनरली x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। ऐसे ही यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा z1 z2 और z3, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे उसके भैया, z1 प्लस z2 प्लस z3 बट्टे 3। इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए हमने इसको कैसे प्रूव किया था, आपको याद होगा कि जहां पर आपके मीडियन आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। 3 मीडियन होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। उसी के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जो सेंट्रोइड का मीडियन होता है, मतलब सेंट्रोइड होता है, वो क्या करता है, मीडियन को 2:1 पे डिवाइड करता है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला x3 y3 z3, हम यहाँ के कोऑर्डिनेट को निकाल देते थे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। और फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करते थे, इसके कोऑर्डिनेट को निकालने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका क्या होता था, तरीका होता था। अब आप देखिए यहाँ का फॉर्मूला कैसे निकलता था, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये और ये आपका बराबर है, तो सिंपली क्या होता था भैया, x2 प्लस x3 बट्टे 2, y2 प्लस y3 बट्टे 2 और z2 प्लस z3 बट्टे 2, ठीक है। और इसके बाद फिर हम दोस्तों क्या करते थे, इसके कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते थे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला 2:1। तो आप इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 का इससे मल्टीप्लाई होना है, 1 का इससे मल्टीप्लाई होना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा हम अभी समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे अपनी मुख्य टॉपिक पे, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है, देखिए मान लेते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है, ठीक है। अभी वेक्टर दोस्तों कभी भी स्पेस में हो सकता है, तो हम यहाँ पर फ्री वेक्टर की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको फ्री वेक्टर बताया था, या मैंने उसको दोस्तों आपको नॉन लोकलाइज वेक्टर भी बोला था। नॉन लोकलाइज वेक्टर एक ऐसा होता है जिसकी दोस्तों आपकी क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का कुछ पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही दोस्तों आपका एक वेक्टर है, बिल्कुल इसके जस्ट पैरेलल हम दोस्तों एक वेक्टर ले सकते हैं, जो कि मान लेते हैं कि भैया जो ओरिजिन से दोस्तों मान लेते हैं इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाता है, किससे, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, ठीक है ना। ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से मान लेते हैं कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल, ठीक है। वाई एक्सिस से मान लेते हैं कितना एंगल बनाता है, बीटा बनाता है, और इससे कितना बनाता है, गामा एंगल बनाता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड है। ध्यान रखना है कि जो पी है दोस्तों, इसकी डायरेक्शन है इधर की ओर को है, मतलब हमारी ओर को, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव डायरेक्शन में दोस्तों बना रहा है, तो उसका जो कोसाइन होगा उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इसको दोस्तों हम एल, एम और एन से दिखाते हैं। तो एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, एम की वैल्यू होती है कॉस बीटा, एन की वैल्यू होती है कॉस गामा। ध्यान देने वाली बात है
ये जो अल्फा बीटा गामा है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 180 के बीच में होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभार ये जो डायरेक्शन है हमारी क्या है, ओपी है। अगर हम पी से लेके ओ की डायरेक्शन में देखेंगे तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, ओपी है। अगर पीओ हो जाएगी डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, और वेर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेकिंग which are made by vector with the positive direction of x axis, y axis and z axis। ओके, बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ रिजल्ट है जो कि डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए एल आर वेक्टर, एम आर वेक्टर, एन आर वेक्टर, यहाँ पर मोड लिखा हुआ है, आर द प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि देखो इस तरह से मान लेते हैं, पहले 2D में दिखा लेते हैं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका है आर वेक्टर, ठीक है। इस आर वेक्टर का दोस्तों जो प्रोजेक्शन, जैसे प्रोजेक्शन में डालूंगा, कैसे डालूंगा, ऐसे डालूंगा, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हैं ना, छाया है, ठीक है। ये छाया है यहाँ से आर वेक्टर की। अब आर वेक्टर के मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है आपके एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, आपकी एक्स होगी, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि भैया जो इसकी वैल्यू होती है वो एल मॉड आर वेक्टर के बराबर होती है। मान लेते हैं दोस्तों अगर ये आपका एंगल अल्फा है तो ये जो लेंथ है, जो एक्स है, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, सिंपली ये इसकी वैल्यू होती है एल इंटू मॉड आर के बराबर होती है। अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, देखिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, मॉड आर, ठीक है। मॉड आर समझने वाली बात है कि देखिए अगर मैं मॉड आर की बात करूंगा तो सेंटर से आर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लें। अब सेंटर से ये कोऑर्डिनेट है 0 0 0। मैंने आपको पहले बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। भैया दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अभी हमने पढ़ी थी, तो सिंपली क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो लेंथ है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। हमें दोस्तों क्या करनी है, इस लेंथ को निकालना है। अब हमें फॉर्मूला पता है भैया, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा जो कि डायरेक्शन कोसाइंस होता है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस अल्फा बराबर होता है बेस यानी कि एक्स बट्टे हाइपोटेन्यूस यानी कि मॉड आर, ठीक है। तो एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, मॉड आर इंटू एल, ठीक है ना, यानी कि एल मॉड आर, ठीक है ना। सो दिस इज द प्रोजेक्शन, यही तो प्रोजेक्शन है ना। ओपी का प्रोजेक्शन क्या है, वो ये है। सिंपली इसको हम किससे दिखाएंगे, इससे दिखाएंगे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, छाया होती है ना भाई, इस लाइन की इस लाइन पर छाया। तो छाया क्या है दोस्तों, ये है। तो एल आर, एम आर, एन आर द प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसी वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन निकाल लोगे, एंड जेड एक्सिस में भी दोस्तों आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, तरीका होता है प्रोजेक्शन को निकालने का, ठीक है। तो प्रोजेक्शन आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल आर, एम आर एंड एन आर द प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड रिस्पेक्टिवली, जहां पर एक्स की वैल्यू होती है एल आर, जैसे कि हमने प्रूफ किया, वाई की वैल्यू होती है एम आर और जेड की वैल्यू क्या होती है, एन आर के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर तक बताइए, यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट, किसी को समझ में ना आ रहा हो तो। यहाँ पर तक बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो तीसरा वाला रिजल्ट है, तीसरा वाले रिजल्ट को देखो। जैसे कि मैंने दोस्तों बोला कि आर के जो कोऑर्डिनेट है, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और हमने दोस्तों एक पॉइंट पी लिया, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। मान लेते हैं मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूँ कुछ देर के लिए। तो ये ओपी एक्चुअली क्या है, आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड ऑफ आर को, ठीक है। ये ओपी एक्चुअली क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है। और जो ओपी का मॉडुलस है वो क्या है, मॉड ऑफ आर के बराबर है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पी के कोऑर्डिनेट, पी को दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं, ओपी वेक्टर को दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिखाते हैं ना। इसको दोस्तों आपको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से दिखाया गया, ठीक है। अब ये तो हो गई ओपी की वैल्यू। अब आप आर वेक्टर मतलब एक्चुअली क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब एक्स की वैल्यू दोस्तों हम निकाल चुके हैं, एल आर, एम आर और एन आर। तो यहाँ पर अगर हम इसको रख दें, एक्स की जगह पे लिख दूंगा एल आर वेक्टर, वाई की जगह पे रख दूंगा एम आर वेक्टर, और जेड की जगह पे रख दूंगा एन आर वेक्टर के वेक्टर, ठीक है। यहां से अगर आप आर वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो ये आपका रिजल्ट अपने आप ही क्या हो जाता है, यहाँ से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपका ये चीज आर वेक्टर बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो रिजल्ट है
जो यहाँ पर लिखा हुआ है अगला जो रिजल्ट है, अच्छा ये चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है आर वेक्टर नहीं होगा, आर कैप होगा, ठीक है। आर कैप, आर कैप समझते हैं ना, आर कैप, व्हाट इज आर कैप? आर कैप का मतलब हो गया आपका आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर, ठीक है। तो देख लो ये वाला जो है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो आर वेक्टर बट्टे मॉड आर बराबर हो जाएगा एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। नाउ दिस इज आर कैप, तो आर कैप इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आर कैप क्या होता है? एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, या फिर दोस्तों आप आर कैप को एल की जगह पे लिख लो कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस बीटा के, दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला थ्योरम है, अगला थ्योरम ये कहता है कि भैया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1, यानी कि जो ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस है इनके स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज भी हम दोस्तों आसानी से प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। जैसे कि भाई हमने अभी पढ़ा कि भैया जो मॉड ऑफ आर होता है वो क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ वी नो दैट कि भैया जो इसकी x की जो इसकी जो वैल्यू हमने पढ़ी थी अभी, वो पढ़ी थी हमने, ये क्या पढ़ी थी? एल मॉड आर पढ़ी ना, ये है एल मॉड आर। तो यहाँ पर रख दो आप इसको एल स्क्वायर मॉड आर, ठीक है, एम स्क्वायर मॉड आर का स्क्वायर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मॉड आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर आपका अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो मॉड आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर एम स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मॉड आर का स्क्वायर। ये देखो ये आपके क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि स्क्वायर ऑफ जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा होता है उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है? 1 के बराबर होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण थ्योरम है रिलेटेड टू डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटेड टू डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपके एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइंस है तो जो इनके संग रेशियोज में होंगे उनको हम दोस्तों क्या बोलेंगे? डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एल, इसको मैं बराबर अगर मैं लैम्डा लिख दूं, मान लेते हैं, तो एल बराबर है ए लैम्डा, एम बराबर है बी लैम्डा और एन बराबर है सी लैम्डा। तो अगर आप एल एम एन की बात करें तो इन सब में क्या है? लैम्डा कॉमन है, समझ रहे हैं। तो इस लैम्डा को जब हम काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए कॉमा बी कॉमा सी मिल जाएगा। तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे, समझ रहे हैं। एल बराबर है ए लैम्डा, एम बराबर है बी लैम्डा, एन बराबर है सी लैम्डा। तो यानी कि इनमें क्या है? लैम्डा कॉमन है। तो जब ये कॉमन है, उस कॉमन को जब आप काट दो तो आपके पास जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो कभी कभार क्या होता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसमें से जो आप कोई कॉमन चीज है उसको काट दो तो आपको अपने भी क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन रेशियो दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे कि मैंने पहले बोला कि आर बराबर है ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा, एज वी नो दैट कि भैया अगर मैं इसका स्क्वायर करके ऐड करूं एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो हो जाता है 1। यहाँ से अगर मैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मुझे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है। तो फाइनली अगर लैम्डा की वैल्यू की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो अगर मैं इसको यहां रख दूं, ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा ए बट्टे ए लैम्डा है ना, तो ए बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस। ऐसे ही हम एम भी निकाल लेंगे, एम क्या हो जाएगा? प्लस माइनस बी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर एन की बात करेंगे तो प्लस माइनस सी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर आपको कभी कभार डायरेक्शन रेशियो दिए होते हैं और अगर आपसे बोला जाए कि भैया डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का सिंपली तरीका है कि आप उसको क्या करो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के एडिशन से उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करो, उससे आप इसको डिवाइड कर लो। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका इसका तरीका रहेगा डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने का विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ओके।
तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर तरीका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए 2/3 -2/3 1/3 आर द डायरेक्शन कोसाइंस है। तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनमें जो कॉमन है, इनमें लैम्डा कुछ कॉमन है। लैम्डा क्या कॉमन है? ये 1/3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इनको जब आप काट दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। अब आप चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करके दोस्तों आप इसका जो डायरेक्शन रेशियो दोस्तों ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंपली 2 हो सकता है, 2 -2 2 और -1 भी दोस्तों इसका डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। एज़ वेल एज़ ये भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो आपका क्या है? डायरेक्शन रेशियोज़ है। 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी कॉमन आया, ठीक है? तो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं लीस्ट मेथड की बात करूँगा तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा? 2 -2, 1 के बराबर हो जाएगा। सिंपली बात है कि जो इसमें कॉमन है वो काट दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ए, बी, सी डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ द वेक्टर है, सो दीज़ आर द डायरेक्शन कोसाइन्स। ओके? अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, जो साइंस है शुड बी टेकन ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। कहने का मतलब है कि आप जब यहाँ पर प्लस माइनस की बात करो, तो या तो आप सारे के सारे प्लस लोगे या फिर सारे के सारे क्या लोगे? माइनस लोगे। ऐसा नहीं करोगे कि एक को प्लस ले रहे हो, एक को माइनस ले रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये रेशियो है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करोगे तो चल जाएगा। तो या तो सारे के सारे माइनस लोगे या फिर सारे के सारे क्या लोगे? प्लस लोगे। ठीक है, ये चीज आप हमने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ रिजल्ट जो कि इससे रिलेटेड है। सबसे पहली बात है, डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिए हुए हैं तो कुछ ही नहीं है। अब आप जानते हैं भैया, आर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मान लेते हैं। या फिर इस समय पर मैं आर को मैं कुछ और लिखता हूँ। आर को मैं इस तरह के फॉर्म में लिखता हूँ। आर बराबर मैं लिख लेता हूँ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की फॉर्म में लिखता हूँ, मान लेते हैं। तो आर का मॉड कितना हो जाएगा? सिंपली हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। सो जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू क्या होती है? ए बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इफ ए बी सी आर द डायरेक्शन कोसाइंस। सो जनरली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बट्टे मॉड आर वेक्टर, ऐसी बी बट्टे मॉड आर वेक्टर, सी बट्टे मॉड आर वेक्टर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। अब देखिए, मान लेते हैं आपको दो पॉइंट्स है x1 y1 z1 और है x2 y2 z2। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, मान लेते हैं ये p है, ये q है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा? तो इसमें सबसे पहले अगर आप डायरेक्शन रेशियोज निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपका क्या होती है इसकी वैल्यू? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के बराबर होती है। ठीक है, ये दोस्तों आपने यहाँ पर समझना है। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? कभी-कभार क्या होता है कि दिमाग ये होता है कि भाई कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है। ठीक है, अब देखिए, हमने जैसे अभी डायरेक्शन रेशियो को दोस्तों हमने जब डिफाइन किया था, तो डायरेक्शन रेशियोज को हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, यहाँ से होता है ए बराबर एल मॉड आर, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर एल की वैल्यू क्या होती है आपकी? कॉस अल्फा। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं। या फिर अगर आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर देखो, एल बराबर होता है कॉस अल्फा, यानी कि मॉड आर कॉस अल्फा, इस तरह से अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं आपके पास आर वेक्टर है, वो है ए आई बी जे सी के। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं एक काम करूं इसमें दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर से आर वेक्टर है, आर वेक्टर को मैं जैसे मान लेते हैं कि मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूं ए से, मतलब कि आई से। ठीक है, ए डॉट आई से मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूं, तो दोस्तों मुझे सिंपली क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा मुझे ए आई डॉट आई। देखिए, आप इसका डॉट डॉट प्रोडक्ट करिए, ए आई बी जे प्लस सी के डॉट आई अगर मैं करूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा ए। ठीक है, एक्चुअली क्या मुझे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये दोस्तों आपका रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन रेशियो है, ये भी आपका डायरेक्शन रेशियो है, ये भी आपका डायरेक्शन रेशियो है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, सिंपली आपने समझना है। मतलब कि जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया कि ये आपका जैसे मान लेते हैं ये आर वेक्टर है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई होता है। ठीक है, अब जब हम दोस्तों इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं मैं इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना चाहता हूँ, तो प्रोजेक्शन का आपको फॉर्मूला याद है क्या होता था? ए डॉट, जैसे कि ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता था? ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस है। तो अगर मैं इसका इस पे प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा?
सिंपली मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आई, तो एक्चुअली मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और ए एक्चुअली क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही यहाँ पर समझना है कि डायरेक्शन रेशियो है क्या। तो डायरेक्शन रेशियो अगर आपसे सिंपली क्या बोला जाएगा, अगर मैं बोलूंगा आर बराबर ए आई बी जे सी के, तो अगर आपसे बोला जाएगा कि भाई डायरेक्शन रेशियो निकालो, तो सिंपली ए बी सी आपके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ए बी सी आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ आर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 2 3 4। ठीक है, अब फर्दर आपको एबीसी मिल गया। अगर आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, तो आप अंडर रूट क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर देंगे। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो एम मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो एन मिल जाएगा। आपको डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पर से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आपने समझना है कि जब आपके पास कोई वेक्टर दिया रहता है, तो आपको उसके जो ए बी सी कंपोनेंट है वही एक्चुअली क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि जब आप पी क्यू की इक्वेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कंपोनेंट, तो वो क्या आएगी दोस्तों, वो आएगी x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये r वेक्टर है, तो मैंने पहले बोला i का कंपोनेंट, y j का कंपोनेंट और k का कंपोनेंट, यही दोस्तों आपका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होता है। दिस इज डायरेक्शन रेशियोज। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। ये डायरेक्शन रेशियोज है तीनों के तीनों। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रेशियोज है, और फिर इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसके अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर है। इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो आपको क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर इसको मॉड पी क्यू से दिखा रहा है। व्हाट इज मॉड पी क्यू, दिस इज मॉड पी क्यू, दिस इज मॉड पी क्यू। ठीक है, तो आप इससे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसका अगर आपने डी आर्स निकालने, तो सिंपली आप क्या करो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो। और अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, फिर उसके बाद उनके क्या करो, इनके स्क्वायर का सम करके, उसका स्क्वायर रूट करके इससे डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब समझते हैं, जैसे ए बराबर है लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों के दोनों वेक्टर आपके क्या है दोस्तों, पैरेलल है। ठीक, तो हम इसको पैरेलल वेक्टर को हमने ऐसे दिखाया था कि भैया अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो कैसे दिखाते थे, ए बराबर लैम्डा बी, ऐसे दिखाते थे। अब मान लेते हैं ए वेक्टर है, ए को हम ऐसे दिखा रहे हैं, a1i a2j a3k। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, या डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। पहले डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे तो क्या होंगे, a1 a2 a3। अगर मैं बी को दिखाऊंगा, जैसे मान लेते हैं लैम्डा बी है, तो लैम्डा बी की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बी वन आई, ऐसे दिखाओ उसको, प्लस लैम्डा बी टू जे और लैम्डा बी थ्री के। समझ रहे हैं, तो इसके क्या होंगे, इसके हो जाएंगे लैम्डा बी वन, लैम्डा बी टू, लैम्डा बी थ्री। समझ रहे हैं, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि यहां से अगर आप देखें तो ये जो है वो ए वन क्या है आपका, लैम्डा बी वन के बराबर है, ए टू आपका लैम्डा बी टू के बराबर है, ए थ्री लैम्डा बी थ्री के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि अगर ए वन बराबर लैम्डा बी वन है, ए टू बराबर लैम्डा बी टू है, ए थ्री बराबर है लैम्डा बी थ्री, तो ए वन अपॉन बी वन बराबर हो जाएगा ए टू बट्टे बी टू बराबर हो जाएगा ए थ्री बट्टे बी थ्री। इसका मतलब ये है कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है और इसके जो डायरेक्शन रेशियो आपस में सेम रेशियो में है। और क्योंकि अगर ये सेम रेशियो में है, तो एक्चुअली क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि जो भी इसमें कॉमन होगा अपने आप ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इफ दे हैव इक्वल ए एंड बी, ए अगर आपका मान लेते हैं पैरेलल वेक्टर है, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ऐसे ही उनके क्या होते हैं, इक्वल डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है कि अगर दो वेक्टर हैं वो पैरेलल हैं, तो सिंपल सी बात है कि उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से आपने समझना है, पहले उनके जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी इक्वल होंगे, और जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो भी अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे मैं कहता हूँ भैया ए बराबर लैम्डा बी, ए बराबर लैम्डा बी, तो अगर बी के मान लेते हैं, बी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। मान लेते हैं, मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं बी वन बी टू बी थ्री, इसके डायरेक्शन को साइंस है, मान लेते हैं ये बी के डायरेक्शन को साइंस है। तो भाई ए को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, क्या, लैम्डा बी वन आई, लैम्डा बी टू जे, लैम्डा बी थ्री के। ये भी हो सकता है। तो ये किसके डायरेक्शन को साइंस होंगे, ए के होंगे, क्योंकि ए बराबर है लैम्डा बी।
तो लैम्डा B1, लैम्डा B2, लैम्डा B3 किसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे? ए के। अब इसमें से क्या हो गया? लैम्डा कट गया, तो B1, B2, B3 किसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे? ए के। और ए के डायरेक्शन कोसाइंस किसके बराबर है? बी के बराबर। मतलब डायरेक्शन रेशियोज, और जब डायरेक्शन रेशियोज बराबर हो गए तो आप यहाँ पे अल्टीमेटली डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको दोस्तों समझना है, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन भी दोस्तों वही है। अब आपको पता है कि भाई आर की जो वैल्यू है, अगर मान लेते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो भैया अगर आप मॉड आर की वैल्यू निकालोगे तो सिंपली क्या हो जाएगी दोस्तों? हो जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ये मॉड आर बट्टे ये, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू क्या है? ए आई बी जे सी के। तो इस तरह से भी दोस्तों आप इस रिलेशन को आसानी से प्रूफ कर सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर से कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसे अभी हमने पढ़ा था, आर बराबर मॉड आर वेक्टर इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, हम ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर से जो एल एम और एन है उसकी जगह पे आपने क्या रख देना है? ए बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी की जगह पे रख दोगे, एम की जगह पे रख दोगे बी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे ही एन की जगह पे रख दोगे, तो आपके पास ये रिलेशन दोस्तों अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आपका कैसे निकाला जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये आपका आर वेक्टर है और ये आपकी क्या है? आई, जैसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, इस पे प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं, तो जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे निकाला जाता है? सिंपली क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो ऐसे ही दोस्तों आपका क्या होगा? आर डॉट आई कैप, आर डॉट आई कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आई, इस तरह से दिखा देंगे आप इसको। तो आर डॉट आई कैप यानी कि सिंपली आप इसको लिखेंगे मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ आई। देखो मॉड ऑफ आई तो 1 होता है, इंटू क्या हो जाएगा? इनके बीच का एंगल कॉस अल्फा। नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज कॉस अल्फा, दिस इज एल आर, तो एल आर मॉड, ऐसे करके इसको तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो एक्स एक्सिस में ऐसे ही, वाई एक्सिस में ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे? जेड एक्सिस में पोजीशन निकाल लोगे। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक से बताया, अब ये किसकी मदद से बताया जा रहा है आपको? ये आपको वेक्टर के प्रोडक्ट की मतलब कि जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्शन टेक्निक है, उसकी मदद से बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, लाइन की बात चल रही है। अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे? वेक्टर की बात कर रहे थे। देखो वेक्टर का मतलब समझते हैं ना, मैंने आपको बताया था वेक्टर, जैसे आपका वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, तो ये दोस्तों जिस लाइन पर होता है उसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट। आपको याद होगा उसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट, यानी कि लाइन। अब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? जो इस वेक्टर के होंगे। समझ में आई मेरी बात? सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर डिफाइंड एज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर हुज सपोर्ट इज दैट गिवन लाइन। यानी कि इस वेक्टर के जो डीआरस होंगे वो इसी लाइन के भी डीआरस होंगे, ठीक है। इस वेक्टर का सपोर्ट कौन है? वो ये लाइन है। तो इस लाइन के अगर मुझे डीआरस निकालने हैं तो मुझे इस वेक्टर के डीआरस और डीसी चाहिए होंगे, वही दोनों के क्या होंगे? सेम रहेंगे, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ यूज होता है? स्ट्रेट लाइन इन 3D में यूज होता है। वहां पर वेक्टर्स की जगह पे हम क्या लेते हैं? स्ट्रेट लाइन के हम क्या करते हैं? डीआरस का यूज करते हैं। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, जैसे 2 पॉइंट है ऑन अ लाइन, ये वही चीज बताई गई है, 2 पॉइंट्स है लाइन में, तो उनके अगर आपको डीसी निकालने तो आप इसको कैसे निकालेंगे? x2 - x1 बट्टे मॉड ए बी मॉड ए बी मॉड बी बी, इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा? सिंपली क्या कर देंगे? इनका डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पर कुछ पार्ट है, देखिए आप ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप नोट कर लेना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। वैसे हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं पहले अपने सेक्शन वाली क्लासेस में, कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास 2 लाइन है, जैसे आपकी ये आपके पास सॉरी मतलब कि एक लाइन है, और आपको दोस्तों क्या करना है? इसका प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द लाइन। जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन है, इसके डीसी मान लेते हैं एल एम और एन है, मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, और इसका दोस्तों आपने क्या करना है? ये प्रोजेक्शन निकालना है। इस प्रोजेक्शन को कैसे निकाला जाता है? इस प्रोजेक्शन की जो की वैल्यू होती है x2 - x1 इंटू एल, y2 - y1 इंटू एम, और z2 - z1 इंटू एन के बराबर होती है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, द पोजीशन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट क्या होगा? देखिए सिंपली हो जाएगा x1 y1 z1, और ये हो गया आपका x2 y2 z2, ठीक है। तो
अगर आप दोस्तों ये से ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइंस है आपके l, m, n, तो उसको कैसे निकाला जाता है x2 माइनस x1 इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू m और z2 माइनस z1 इंटू n के बराबर है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अभी याद करें, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपके L1 M1 N2 और L मतलब कि L1 M1 N1 और L2 M2 आर द डीसीज ऑफ टू कॉन्करेंट लाइन, मान लेते हैं दो कॉन्करेंट लाइंस हैं, ठीक है। और देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन दीज, मतलब कि जो इनके बीच का लाइन, मतलब एक लाइन है L1 एक लाइन है L2, इनके बीच में दोस्तों जो एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट करने वाले के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, L1 प्लस L2, M1 प्लस M2 और N1 प्लस N2 के बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये दो बाइसेक्टर होते हैं तो दूसरे वाले के क्या होंगे, L1 माइनस L2, M1 माइनस M2 और N1 माइनस N2 के बराबर होते हैं। ये फिलहाल आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद कर लो, इतने तक थोड़ा सा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करना क्या है कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास दो लाइन है जो कि आपकी कॉन्करेंट लाइन है, एक पॉइंट से गुजर रही है, तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जो कि इनके एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगी, तो सिंपली वो क्या होती है, उनके रिस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइंस के सम के बराबर होती है और दूसरी क्या होती है, उनके डिफरेंस के बराबर होती है। बस आपने ये थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वेक्टर आर इज इंक्लाइंड एंड इक्वल एंगल ओ एक्स ओ वाई ओ जेड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज 6 यूनिट, देन आपको आर की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, एक वेक्टर आर है जो कि दोस्तों आपका क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से, और इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है, 6 यूनिट्स आपको दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आर वेक्टर को निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि भैया अगर हम इंक्लिनेशन की बात करें, जैसे आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर आपका क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से दोस्तों आपका क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, बराबर एंगल बनाता है, ठीक है। बराबर एंगल बनाता है तो यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों की तीनों क्या है, इक्वल है। तो आप जानते हैं भाई एल बराबर होता है कॉस अल्फा, वाई एम बराबर होता है कॉस बीटा, एन एन बराबर होता है कॉस गामा, एल एम एन ये आपके क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अल्फा बीटा गामा ये तीनों के तीनों आपको क्या दिए हुए, इक्वल दिए हुए, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया, ये तीनों के तीनों आपको क्या है, इक्वल इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। सो वी नो दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों के तीनों इक्वल होंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, बिकॉज अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा 1/√3। अगर कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ गई, प्लस माइनस दोनों लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। m की वैल्यू भी वही रहेगी प्लस माइनस 1/√3, क्यों, क्योंकि भैया वो कॉस बीटा के बराबर है। और n की वैल्यू भी आपकी क्या रहेगी, प्लस माइनस 1/√3 के बराबर होगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए भैया, आर वेक्टर, और आर वेक्टर कैसे निकाला जाता है, मॉडुलस ऑफ आर और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई आर बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ आर इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये पढ़ा था अभी। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर कितना मैग्नीट्यूड है दोस्तों उसका 6, और यहाँ पर से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 प्लस माइनस आई प्लस, इसको कॉमन ले लो, आई प्लस जे प्लस के। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये इसका, यानी कि 6/√3। चाहो तो इसको स्लाइस कर लो, आई प्लस जे प्लस के। ये दोस्तों आपका जो वेक्टर हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस विद द मैग्नीट्यूड 6। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल एट विच द वेक्टर इज इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको बताना है कि कितने एंगल से ये इंक्लाइंड है, ठीक है। फाइंड द एंगल जिससे ये आपका क्या है, इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। सो वी नो दैट कि भैया ये आपका आर वेक्टर है, क्या है, 2y माइनस जे प्लस 2k, कितने एंगल से इंक्लाइंड है। तो आपको मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आपका आर वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है।
आपको बताना है कि अल्फा बीटा दोस्तों गामा आपने निकालना है। तो आपको सिंपली क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन की मदद से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो डायरेक्शन रेशियोज, मैंने आपको पहले बताया डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 2 -1 एंड 2। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बट्टे अंडर रूट इन सबका स्क्वायर का सम, यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि सिंपली कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2/3 माइनस 1/3 और 2/3, ये आपके क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। ध्यान रखना कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका स्क्वायर करते तो कितना आएगा, 4/9, इसका क्या आएगा 1/9, और इसका कितना आ जाएगा 4/9, तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तभी जाके क्या कहलाएंगे, डीसी। इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है। ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम जरूरी नहीं है कि 1 आए, नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक। सो दिस इज कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना आ गया, 2/3, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, कॉस इनवर्स 2/3। ऐसे ही बीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/3, ठीक है। और गामा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/3, ठीक हो गया। इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। नाउ कॉस इनवर्स माइनस थीटा एक्चुअली क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम। सही है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे एंगल की, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में, जैसे मान लेते हैं आपके पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर को दोस्तों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं L1, या फिर दोस्तों हम इसको, अगर मैं ए वेक्टर है या ए कैप से भी मैं इसको शो कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को मैं सिंपली शो करता हूँ, ए वेक्टर मैं कहता हूँ A1i, A2j और A3k, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, और दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ B1i, B2j और B3k लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं A डॉट बी निकालूंगा तो जनरली दोस्तों आप जानते हैं दिस इज मॉड A मॉड B cos थीटा। सो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली A डॉट बी अपॉन मॉड A मॉड B, ठीक है। तो सिंपली जो cos थीटा है दोस्तों, अगर आप इन टर्म्स ऑफ A डॉट बी देखें, आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो क्या आएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। डिवाइड में दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है। ये दोस्तों आपका आ गया किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। ये आपके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में। अब अगर अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में निकालना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, आप इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो कॉस थीटा देखिए आप हो जाएगा A1/√A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज लेट सपोज L1, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है A2 स्क्वायर, इसको दोस्तों हम लिखेंगे B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, B3 स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इस पूरे को अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक है। सो दिस इज L1, दिस इज L1, और ये हो गया L2। ऐसे ही आगे क्या आएगा, M1 M2, और आगे क्या आएगा, N1 N2 आएगा। सो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में L1 L2 प्लस N1 N2 प्लस N1 N2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों एक चीजें समझनी है कि मान लेते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो उस केस में कॉस 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर अगर 0 है, तो सिंपली जो आपके दो वेक्टर्स हैं वो आपस में ये है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन है कि L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। इसी तरह से आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। नाउ कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, पैरेललिज्म का मतलब है कि दोनों के दोनों पैरेलल कब होंगे। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों आप सिंपली जो
आपका स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट होता है, उससे भी आप समझ सकते हैं कि जब हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड के टर्म में, तो आपने देखा होगा कि भैया जो इनके कोफिशिएंट है वो आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझते हैं। हालांकि वहां पर ये होता था कि केवल ये वाला पार्ट होता था, ये वाला नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर अब थ्री डायमेंशन में तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन इंटू N1 अपॉन इंटू के बराबर होता है। इसका सिंपल सी बात है, जो आपका जो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला था, इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, पैरेललिज्म की कंडीशन निकालते हैं, देन थीटा बराबर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो उसको अभी आप समझने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली ये समझना है L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन इंटू बराबर N1 अपॉन इंटू। अगर ये तीनों के तीनों आपके सेम रेशियो में है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया दो वेक्टर हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है, या दो आपकी लाइंस हैं वो आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। ये आपने समझना है, ठीक। अब यहाँ पर, और ये कंडीशन आपकी दोस्तों सिंपली कहाँ से आ सकती है, आप इसको उस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि जब हम पैरेलल लाइंस में A1 बराबर क्या लिखते हैं, लैम्डा। जैसे कि हमने भाई पढ़ा था कि भाई देखिए, मैंने पहले ही बोला कि दो वेक्टर है, A बराबर है लैम्डा बी। इससे भी दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, अगर दो पैरेलल है तो A बराबर क्या होता है, लैम्डा बी होता है। तो A1I प्लस A2J प्लस A3K ऐसे लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा, इसको लिखेंगे B1I B2J B3K। समझ रहे हैं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा B1, A2 बराबर हो जाएगा लैम्डा B2 और A3 बराबर हो जाएगा लैम्डा B3। तो सिंपली A1 अपॉन B1 बराबर हो जाएगा A2 बट्टे B2 बराबर हो जाएगा A3 बट्टे B3। यानी कि कौन सा, सिंपल सी बात है, इसको आप अगर डायरेक्शन रेशियोज में कन्वर्ट, ये डायरेक्शन रेशियोज है, इसको आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 बटे N2। ऐसे भी दोस्तों आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बहुत और कुछ नहीं है, ठीक। प्लस सिंपली क्या करना है, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर से ऊपर डिवाइड, ऊपर नीचे आपने क्या करते हैं, डिवाइड करना, बहुत आसानी से दोस्तों क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, एंगल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, जिसके हमने बताया A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमने दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसको B1 B2 B3 किया, आप इसको चाहे तो A1 B1 C1, जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, A1 B1 C1, इसको आप लिख लो A2 B2 C2, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, A1 अपॉन A2 अपने आप ही हो जाएगा, A1 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा B1 अपॉन B2 बराबर हो जाएगा C1 अपॉन C2। बस अक्षरों का खेल है और कुछ नहीं, ठीक है, समझना है। ये आपका अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर जिसके आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं। तो भाई बहुत आसान है, डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हैं, आपको इसका क्या करना है, एंगल निकालना है। सिंपली पहले आप क्या किया करो भाई, ये चेक कर लो कि इनका प्रोडक्ट जीरो ना आ रहा। तो प्रोडक्ट देखिए तो कितना हो जाएगा भाई, 4 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 5, नहीं आ रहा है जीरो। तो डिवाइडेड बाय कर लो भैया, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कर लो, बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर, ये तो कट गया, 5 पंजे हो गया 25 बट्टे 4 चौको 16 प्लस 5 पंजे 25 प्लस 3 तिया 9, ये भी वही दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना। वही 4 चौको 16 5 पंजे 25 3 तिया 9, वही चीज़ दिख रही है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 25 बट्टे ये कितना होता है, 25 25 हो गया 50, तो 25 दूनी हो गया 50, यानी कि थीटा बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।